और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम अपराध को आईपीसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता, यानी हम भारतीयों के लिए दंड की जो व्यवस्था की गई है उस अपराध के बारे में आईपीसी में पढ़ते हैं। और हमने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि अपराध क्या होता है, और दूसरे लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि अपराध कितने प्रकार के हैं। देखिए, अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो अपराध 21 प्रकार के आईपीसी में परिभाषित किए गए हैं। 21 प्रकार के अपराध को आईपीसी में परिभाषित किया गया है। जरा आप अपने थीम पे आइए। इस आईपीसी को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जब इस आईपीसी को बनाया तो सबसे पहले अपराध के दिमाग में अपराध के विषय में जो उनके दिमाग में थीम आया वो ये था कि हम भारतीयों पे शासन करने जा रहे हैं, भारतीयों के लिए एक दंड का प्रावधान करने जा रहे हैं। अगर भारतीयों में से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इतने हिम्मती न हो सकता है कि बहुत लोगों को उकसावा करने के बाद, हो सकता है बहुत लोगों के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के बाद, हो सकता है बहुत लोगों का सहयोग करने के बाद हम लोगों के खिलाफ अपराध किया जाए। तो क्यों ना हम एक ऐसे अपराध की परिकल्पना भी करें जो यदि किसी के उकसाने से कोई कार्य किया जाएगा, यदि किसी के द्वारा षड्यंत्र का हिस्सा बनने से कोई कार्य किया जाएगा, यदि किसी के द्वारा सहयोग करने से कोई कार्य किया जाएगा, तो उसे भी हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे अपराध का नाम उन्होंने दिया दुष्प्रेरण। क्या नाम दिया? दुष्प्रेरण। अब जरा समझिए, दुष्प्रेरण को देखने से कैसा महसूस होता है कि दुष्प्रेरण एक ऐसा अपराध है जो दूषित भावना से किसी के मन में कोई प्रेरणा डाल देना। लेकिन आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में जो दुष्प्रेरण था, उसको लॉर्ड मैकाले की सोच ये थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है, क्या करता है? उकसाता है। कोई व्यक्ति किसी के साथ षड्यंत्र का हिस्सा बनता है, और यदि कोई किसी के सहायता करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, उसके साथ षड्यंत्र का हिस्सा बनता है, और यदि उसका षड्यंत्र में सहायक बनता है या किसी अन्य तरीके से उसकी सहायता करता है अपराध को कारित करने में, तो ऐसा कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? दुष्प्रेरण। क्या कहेंगे? दुष्प्रेरण। ठीक, समझ में आ रही बात? अब इस दुष्प्रेरण की कई सारी कंडीशंस हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक व्यक्ति विदेश में है, हम भारत में बैठे हैं, और हमने ये कल्पना की कि उस विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को जान से मार डाला जाए, और उसके लिए हमने क्या किया? XYZ को दुष्प्रेरित किया। हमने X से कहा कि जो बैठा Y व्यक्ति अमेरिका में है या किसी अन्य देश में है, विदेश में बैठा है वो, उसको तुम मार डालो, उसके बदले में तुम्हारा कुछ सहयोग कर दूंगा, या उसके बदले में तुमको कुछ पारितोषिक दे दूंगा। और वो X व्यक्ति जाकर के Y व्यक्ति को मार डालता है। X व्यक्ति Y व्यक्ति को मारता है तो उसने तो अपराध किया ही किया, नहीं मारता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत के भीतर बैठ करके इस अपराध के हो जाने की परिकल्पना की, उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया। कौन सा अपराध किया? दुष्प्रेरण का अपराध किया। उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया। यानी कंडीशन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर बैठ करके भी यदि भारत के बाहर किसी व्यक्ति के लिए दुष्प्रेरण करता है तो उसने भी दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। देखिए लॉर्ड मैकाले की सोच क्या रही होगी। लॉर्ड मैकाले की सोच ये थी
कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, दुष्प्रेरण का अपराध करता है, तो कई तरीके से कर सकता है। यानी अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को समझाते हैं, फिर हम उसको और जस्टिफाई करते हैं। हमने एक्स व्यक्ति को ये कहकर दुष्प्रेरित किया कि जाओ तुम वाई के साथ कोई अपराध कार्य कर दो, वाई को जान से ही मार दो, या वाई के घर जाके चोरी कर लो। एक्स वाई के घर जाता है, चोरी करने की नियत से हमने उसको भेजा था कि चोरी करके चले आना, और चोरी करते समय वाई जग जाता है, और जैसे ही एक्स वाई को देखता है तुरंत वाई एक्स अपनी पिस्तौल निकालता है और वाई को मार डालता है। क्या एक व्यक्ति जिसने एक्स को दुष्प्रेरित किया था उसने ऐसा कहा था कि तुम वाई को मार डालना? नहीं कहा। लेकिन ये संभावना थी कि यदि एक्स उसके घर वाई के घर जाएगा, अगर वो जगेगा तो निश्चित रूप से वो ऐसी घटना कारित कर सकता है, ये संभाव्यता थी। इसलिए ऐसा व्यक्ति यदि वो कार्य भी कर देता है तो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति उस कार्य के लिए भी दंडित किया जाएगा। यानी वो ये नहीं कह सकता कि साहब हमने तो चोरी करने के लिए भेजा था। लेकिन इसको जरा सा और दूसरे तरीके से समझते हैं। हमने किसी व्यक्ति को किसी के घर पे आग लगाने के लिए भेजा, और आग लगाने के बाद उसका संभाव्य परिणाम मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन आग लगाने से पहले चोरी कर लेना ये उसका संभाव्य परिणाम नहीं है। तो चोरी करने के लिए उसने दुष्प्रेरण नहीं किया था। ये देखिए डिफरेंस है दोनों का, हमको इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। और ये तो हो गई इसकी कंडीशन नंबर 1। अब चलिए कंडीशन नंबर 2 समझते हैं। जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया वो व्यक्ति क्या बना? दुष्प्रेरक। क्या बना? दुष्प्रेरक। और जिसके लिए उसने दुष्प्रेरण किया, यानी जिसको दुष्प्रेरण किया, वो बनता है दुष्प्रेरिती या दुष्प्रेरित व्यक्ति। क्या बना? दुष्प्रेरित व्यक्ति। इन दोनों के दायित्व में 2 कंडीशन है, एक है पूर्ण दायित्व और एक है आंशिक दायित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूर्ण दायित्व और आंशिक दायित्व हमको समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमने किसी व्यक्ति को किसी घर पे आग लगाने के लिए भेजा, लेकिन आग लगाने से पहले उसने चोरी कर लिया। आग लगने के बाद XYZ की मृत्यु हो जाती है तो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत काम करेगा। क्यों? क्योंकि आग लगने के बाद किसी की मृत्यु होना अत्यधिक संभाव्य परिणाम हो सकता है। आप भले उसके आशय से भिन्न आपका कार्य हो गया हो, लेकिन फिर भी आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते। लेकिन आंशिक दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? आंशिक दायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि यदि हमने आपको किसी घर पे आग लगाने के लिए भेजा है और आग लगाने से पहले यदि आप उसके घर पे चोरी करते हैं तो ये उसका संभाव्य परिणाम नहीं है। हमने आपको चोरी करने के उद्देश्य से भेजा ही नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये जो चोरी भी किया है ना, इसका भी दुष्प्रेरण इन्होंने किया था। नहीं, इसका दुष्प्रेरण हमने नहीं किया। इसलिए यहाँ पे आंशिक दायित्व का सिद्धांत काम करेगा। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? अब चलिए, अब जरा सा एक चीज और समझिए कि ये सामान्य कंडीशन 2 तरीके से हो सकती है। ये सारी चीजें कौन कर सकता है? नंबर 1 पे मान लीजिए अगर ये काम लोक सेवक करता है तब क्या होगा, और यदि ये काम सामान्य व्यक्ति करता है तब क्या होगा। ये काम यदि एक लोक सेवक करता है तो ऐसे कंडीशन में लोक सेवक ज्यादा दंड का भागी है। क्यों ऐसा है? आप ही जरा सोचिए। हमने आपको ही ड्यूटी पे रखा और आप ही ड्यूटी से काम गड़बड़ कर दिए, तो दंड के भागी ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए। एक सामान्य व्यक्ति यदि करता है तो वो कम दंड का भागी होगा। चलिए इसको हम सेक्शन एक्ट के माध्यम से समझते हैं। एक लोक सेवक यदि कारावास से दंडनीय अपराध
कारावास से दंडनीय अपराध को हो जाने के लिए। अब क्या कंडीशन है, मतलब जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक लोक सेवक है, उसे ये पता चल गया कि लूट होने वाली है, उसने अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया। कार्य का निर्वहन करने का मतलब, अगर आपको पता चला कि लूट होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको उसको रोकने के लिए FIR दर्ज करना चाहिए था, उसको रोकने का काम करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने इस कार्य को हो जाने में सहयोग किया, आपने भी दुष्प्रेरण का कार्य कर दिया और इसके लिए आपको दंड दिया जाए। ठीक, चलिए दूसरा, यदि ये सामान्य व्यक्ति करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। ये यदि करता है इसे मिलेगा दंड 1/4। कितना दंड मिलेगा? 1/4। और इनको कितना मिलेगा? 1/2। जितना दंड उस अपराध को करने का है, यदि अपराध कारावास से दंडनीय है तो उसका 1/2 लोक सेवक को मिलेगा। यदि सामान्य व्यक्ति है, कारावास से दंडनीय अपराध का है तो 1/4 मिलेगा। चलिए इसको और क्लियर करते हैं, इसको और ज्यादा समझते हैं। और यही अगर कहीं मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण है तब क्या होगा? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की कंडीशन में यदि सामान्य व्यक्ति है तब क्या कंडीशन होगी? सामान्य व्यक्ति यदि है तो अपराध यदि हो गया तो सजा 7 साल। नहीं हुआ, अपराध यदि नहीं हुआ तो सजा 7 साल, और यदि अपराध हो गया तो सजा 14 साल। ठीक, अपराध यदि नहीं हुआ तो सजा 7 साल मिलेगी, और यदि अपराध हो गया तो सजा 14 साल मिलेगी। समझ पा रहे हैं आप? लोक सेवक की कंडीशन में क्या कहानी होगी? अपराध यदि नहीं हुआ तो 10 साल, और यदि अपराध हो गया तो 1/2। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ये आपने दुष्प्रेरण के कंडीशंस को समझा, दुष्प्रेरण का क्या इफेक्ट है वो समझा आपने, दुष्प्रेरण किस प्रकार होता है ये समझा आपने, लोक सेवक यदि करता है तब क्या होता है ये भी समझ लिया आपने। ये आपका रहा अपराध नंबर 1। अब इसको यदि हम सेक्शन वाइज देखें तो दुष्प्रेरण को डिफाइन किया गया है 107 से लेकर के 120 तक। ये सारी बातें 107 से 120 तक में आ जाएंगी। सेक्शन वाइज इसको आप लोग देख लीजिएगा। कहीं कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप आगे इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप आगे इसी तरीके से IPC को अपने सामान्य भाषा में समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।